नमस्कार। डीडी न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। आज की हमारी चर्चा का विषय है वेटलैंड की उपयोगिता। वेटलैंड क्या है, आइए इसे थोड़ी नजर डालते हैं इस पर। दरअसल नमी या दलदली क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। वेटलैंड से जुड़ी और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर गौरव दाधीच, जिन्होंने वेटलैंड के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और उसके साथ ही जो सांभर झील है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के और जो पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, उन पर बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ काम किया। इनसे हम सीधे बात करेंगे। गौरव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गौरव जी, हम इस चर्चा की शुरुआत या सबसे पहले सवाल से ले लेते हैं। जैसा कि हमारा जो आज का विषय है जो वेटलैंड है, वेटलैंड क्या है, ये आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो देखिए, आम भाषा में अगर इसे वेटलैंड को अगर समझा जाए कि वेटलैंड क्या है, तो आप देखिए, जब हम किसी हमारे जो शहर इलाके वहाँ से हम जब गुजरते हैं तो कई जगहों पर आउटस्कर्ट्स में आप देखते होंगे कि पानी कुछ कुछ जगहों पर भरा हुआ है, उस जगह पे कुछ छोटी घास लगी हुई है, कुछ वहाँ पर बर्ड्स बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे शहर के बाहरी क्षेत्र, जहाँ शहर के पानी का निकास होता है बाहर की तरफ और पानी वहाँ पर लिखिए इकट्ठा होता है, तो वो उसे वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड दो प्रकार के होते हैं। देखिए, मैन मेड वेटलैंड्स होते हैं, इसके साथ में देखिए कई प्राकृतिक वेटलैंड होते हैं। वेटलैंड को और आम भाषा में समझा जाए तो वेटलैंड वो वाटर का सोर्स है जो कभी तो वर्षा के टाइम पे उसका जल एकत्रित होता है, कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि कभी वो पूरा सूख गया है। तो जितना भी वेटलैंड का है ये शहर के पानी के ऊपर और मोस्टली वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया। जिस तरीके से जो पूरी परिकल्पना थी उसको आपने बताया। वेटलैंड से क्या कुछ फायदे वगैरह भी होते हैं, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, वेटलैंड से काफ़ी फायदे होते हैं। आप देखिए, वेटलैंड जब बाढ़ जब आती है, बाढ़ या अधिक वर्षा होने पर जो काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो देखिए कई जगहों पर बहुत सामना करना पड़ता है लोगों को आपदाओं का। तो वेटलैंड का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए है। ठीक है, आप समझ सकते हैं वेटलैंड की जो भूमि होती है वो पानी को काफ़ी ज़्यादा सोख लेती है। ठीक है, तो इसलिए वेटलैंड की हमारे जीवन में काफी भूमिका है। बिल्कुल, तो जो जहाँ पर वाटर सोर्स होता है, जहाँ पे ऐसे आर्द्र भूमि होती है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की भी कमी नहीं पाई जाती। हाँ, पानी की बिल्कुल कमी नहीं पाई जाती। हाँ, तो उसमें और भी कई सारी चीजें आती है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में भी देखें, ऐसी भी कई सारी चीजें आती हैं कि वहाँ पर थोड़ा और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, काम लोग आते हैं तो फिर रोजगार बढ़ता है। तो इस पर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मोस्टली वेटलैंड्स के अंदर क्या है कि प्रवासी पक्षी काफ़ी देखने को आते हैं। तो आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, सब लोग नेचर से काफ़ी जुड़ने की प्रयास करते हैं नेचर के साथ में। तो उसमें सब नेचर को देखना पसंद करते हैं, नेचर में घूमना पसंद करते हैं। तो उसके अंदर आप देखिए कि कई लोग हैं जो एज ए हॉबीइस्ट, लाइक मैं तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, लेकिन एज ए हॉबीइस्ट भी काफ़ी लोग हैं जो नेचर को कैप्चर करना पसंद करते हैं, नेचर में जीना पसंद करते हैं अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। तो देखिए, जब वो किसी जगह पर हम वेटलैंड डेवलप करते हैं तो वहाँ पर माइग्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है। माइग्रेशन यानी कि काफ़ी जो प्रवासी पक्षी बाहर से आते हैं उनका आने की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा होता है। उस जगह पे लोग आते हैं उस जगह को जुड़ने के लिए, उस पक्षी प्रणाली को देखने के लिए और सारी चीज़ों से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो उसके साथ ही वो वहाँ पे पर्यटन काफ़ी बढ़ता है। तो देखिए, जब बाहर से कुछ लोग आते हैं तो वहाँ पे स्टे के लिए भी रूम्स की भी ज़रूरत होती है और फूड के लिए और सारी जोनल्स की भी ज़रूरत होती है, ट्रैवल की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों की। तो इस माध्यम से काफ़ी रोजगार में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल। गौरव, आप जो सांभर झील से आते हैं, सांभर झील में आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो ऐसे में आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो आप लोगों की क्या कुछ भूमिका होती है वेटलैंड में? आप लोग रह करके क्या कुछ एक्टिविटीज करते हो, वो बताएं। देखिए सर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। इसमें मैं सांभर लेक से हूँ तो मैं मेरे बारे में कुछ बताता हूँ कि किस तरह से मेरा रूटीन रहता है और किस तरह से हम वेटलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए, 365 दिन में से हम एक्सप्लोर करते हैं। माइग्रेशन, देखिए माइग्रेशन होता है अक्टूबर से मार्च के बीच में, और मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच में रिटर्न माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो माइग्रेशन के बीच में जब फ्रंट माइग्रेशन जब होता है तो उसमें काफ़ी पक्षी प्रवास के लिए सांभर लेक आते हैं, वो सर्दी का समय रहता है। ठीक है, उसके बाद में रिवर्स माइग्रेशन में पक्षी जब निकलते हैं ऊपर के क्षेत्रों से नीचे आते हैं, नीचे के क्षेत्रों से पक्षी ऊपर जाते हैं।
ठीक है। तो इसके बीच में हमारा जो काम रहता है कि डेली, जैसे सांभर 90 स्क्वायर किलोमीटर्स की लेक है, सांभर 90 स्क्वायर किलोमीटर्स की लेक होने के कारण हमें डेली सांभर के अंदर जितनी वाटर बॉडीज़ है, जितने एरियाज़ है जहाँ पे बर्ड्स आते हैं, तो हम उन्हें ढूंढने जाते हैं, अलग अलग बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, वाटर बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं। देन उसके बाद में वहाँ पर उनकी फोटोग्राफी करना, बर्ड सेंसस करना, वाइल्ड लाइफ सेंसस करना, कितनी स्पीशीज़ आ रही है, कितनी स्पीशीज़ में बढ़ावा हुआ है, लास्ट ईयर कितनी स्पीशीज़ आई थी, इस ईयर कितनी स्पीशीज़ में घटी, और जो रिकॉर्डेड स्पीशीज़ है, लाइक जैसे सांभर लेक में पहले रिकॉर्डेड स्पीशीज़ 200 थी, जब से हमने काम करना स्टार्ट किया तो अभी 300 प्लस स्पीशीज़ हो गई है। तो ऐसे हम वर्क रहता है कि उस जगह की बर्ड स्पीशीज़ को बढ़ाएं जिससे उसे और अच्छे से डेवलप किया जा सके। तो ये जो प्रवासी पक्षी आते हैं, तो ऐसे में जो स्थानीय स्तर पर होते हैं, तो स्थानीय अगर लोगों की बात करें तो उनको क्या कुछ फायदा मिलता है इनसे? देखिए, स्थानीय स्तर पे अगर लोग समझते हैं इस चीज़ को, देखिए सबसे पहले मतलब सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें इनसे क्या फ़ायदा है और इनसे क्या नुकसान है। तो लोग जब इस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा बर्ड्स के बीच में जाएंगे, तब उन्हें उससे पता चलेगा। हमारे आसपास के कई लोग जो होते हैं, जो आपकी भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो नेचर है और बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ है, इसको थोड़ा कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं जिस जगह पे, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो उसको लेकर के लोगों को तब थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये प्रवासी पक्षी आते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो धीरे धीरे लोग समझेंगे तो हो सकता है कि जो वेटलैंड का जो क्षेत्र होता है, अगर वहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज़ जो निकल करके आती है जब पर्यटक आते हैं या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, तो एक रोजगार का सृजन की बात आती है। तो किन किन तरह के रोजगार उत्पन्न होते हैं वहाँ पर, जो लोग उससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं? देखिए, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे स्टे, फूड, ट्रैवल, और वहाँ पे कोई और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करा सकते हैं। जैसे लाइक छोटा सा एग्जांपल है बाइनोकुलर, एक छोटा सा कि आपने 10 बाइनोकुलर परचेज करी और वहाँ पे आपके वेटलैंड में जब बाहर से प्रवासी, मतलब जो बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं, तो हर किसी के पास कैमरा नहीं होता, हर किसी के पास बाइनोकुलर नहीं होता। अगर वो 1 घंटे के लिए अगर बाइनोकुलर भी 10, 20, 50 रुपीज़ में अगर उसमें देंगे, तो ये भी एक रोजगार का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें वो बस चिड़ियाओं दिखा रहे हैं बाइनोकुलर से। यानी जो वेटलैंड है, वेटलैंड से काफ़ी कुछ फायदे हैं। देखिए, एक तो नेचर के दृष्टि से भी आप जाते हैं घूमने के लिए, तो आत्ममुग्धता भी मिलती है इसमें। दूसरी बात, एक रोजगार के भी जो अवसर सृजित होते हैं। गौरव, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में तकरीबन कितने जगहों पर ये वेटलैंड पाए जाते होंगे? इनकी कुछ एक्चुअल संख्या क्या कुछ होगी, इस पर थोड़ा विस्तार से देखिए सर, राजस्थान में टोटल 19 जिलों में लगभग 44 वेटलैंड पाए जाते हैं, जिसमें से अपना सांभर झील है, केवलादेव नेशनल पार्क है, और हाल ही में खींचन और इनके लिए भी प्रस्ताव किया है। तो काफ़ी ऐसे बड़े, जैसे बिसलपुर डैम हो गया, ये सारे वेटलैंड्स एरिया में आते हैं। जी, तो अगर हम जैसे कुछ प्रमुख वेटलैंड्स की अगर बात करें जो काफ़ी चर्चित माने जाते हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सबसे बड़ा चर्चा का, जैसे राजस्थान का जो है वो केवलादेव नेशनल पार्क है, भरतपुर जहाँ पे वो मैन मेड वेटलैंड है। वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने वो शहर के पानी को थोड़ा इकट्ठा करने के लिए और बाहर थोड़े पानी की निकासी करने के लिए उन्होंने वो वेटलैंड डेवलप किया था। तो राजस्थान से अगर सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई जगह है तो अभी वो भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क है। बिल्कुल। उसके अलावा भी काफ़ी वेटलैंड्स हैं। सांभर झील में काफ़ी बड़ी झील मानी जाती है। वहाँ पर भारी संख्या में जो प्रवासी पक्षी हैं वो आते हैं। हालांकि पानी इस बार कम होने की वजह से प्रवासी पक्षी भी कम आए हैं। तो ये तालमेल किस तरीके से होता है? जब पानी कम होता है तो पक्षी कम आते हैं, क्या कुछ इसकी वजह है? देखिए सर, इसका प्रॉपर जो रहता है, देखिए अक्टूबर के टाइम पे जब माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था तब बारिश का लेवल काफ़ी अच्छा था जी। तो काफ़ी प्रवासी पक्षी आए, काफ़ी जैसे फ्लेमिंगोज। एवरी ईयर सांभर लेक में लगभग 2 तरह की प्रजातियां आती है, एक लेसर फ्लेमिंगोज, एक ग्रेटर फ्लेमिंगोज। तो हर साल लगभग 2 से 3 लाख फ्लेमिंगोज सांभर लेक में प्रवास के लिए आते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर पानी रहता है तो प्रजनन भी वहीं पे करते हैं, नेस्टिंग भी करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं वहाँ पे। तो इस बार जो सबसे बड़ा दिक्कत रही, बारिश काफ़ी अच्छी थी, स्टार्टिंग टाइम पे बारिश काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद में प्रवासी पक्षी काफ़ी आए, जितना नंबर आना चाहिए था उतना सारा नंबर आया सांभर लेक में बर्ड्स का। लेकिन क्या है कि इस बार थोड़ा सा नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस के कारण और काफ़ी जगहों पे प्रॉपर थोड़ी गर्मी कभी बढ़ रही है, कभी ज़्यादा, तो उसके कारण क्या है कि पानी काफ़ी जल्दी सूख गया और कुछ मतलब पानी काफ़ी सूख गया। तो उसके कारण क्या है कि बर्ड्स अर्ली थोड़ा निकल गए। और थोड़ा क्या हुआ कि अभी यूक्रेन और उस तरफ जो ऊपर से जितने प्रवासी पक्षी हमारे नीचे के इस तरफ आते हैं, तो क्या है कि वो वॉर और सारी चीज़ होने के कारण कुछ माइग्रेशन पे भी फ़र्क है। ऑल ओवर इंडिया में माइग्रेशन पे फ़र्क है। जैसे मान लीजिए सांभर लेक में एवरी ईयर 3 लाख फ्लेमिंगोज आया करते थे, तो इस बार सांभर लेक में मान लीजिए 1 लाख के आसपास ही फ्लेमिंगो पहुंचा, और उसके बाद पानी नहीं रहने के कारण और वो फ्लेमिंगोज वापस निकल गए।
जी। तो जिस तरीके से जो वेटलैंड होते हैं वहाँ पर कई बार ऐसी भी प्रवृत्ति के लोग देखे जाते हैं जो शिकार करने के लिए आते हैं, या वेटलैंड के आसपास में कई बार लोग अतिक्रमण करने लगते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी है या क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? देखिए, कई जगहों पर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क करता है जी। तो पोचिंग और जैसे शिकार इन सब को रोकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव रहता है। और आसपास के जो लोग हैं, कई लोग वो भी जो पर्यावरण से और पक्षियों से जुड़े हैं, तो आसपास के क्षेत्र में वो भी इन्फॉर्म करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई है, लाइक चौकी बनाई है किसी एरिया में के लिए, और पर्टिकुलर हर एक वाटर बॉडीज़ पे अलग अलग एरियाज़ पे सरकार भी अपने तरफ से 2 गार्ड रखती है, तो वो उस एरिया का निरीक्षण करते हैं और उस एरिया को बचाने के प्रयास करते हैं। बाकी ये तो बढ़ ही रहा है कि जो भी इसके साथ में जी जी। अगर हम ये इस तरीके से करना चाहें, जैसे जो अपना जो वेटलैंड का एरिया है वहाँ पर कई बार सरकारें अपनी तरफ से बढ़ावा देती है कि आप जो है जैसे मछली पालन कर सकते हैं या कोई रोजगार का साधन कर सकते हैं, कुछ पशुपालन वगैरह हो गया, तो इसके लिए क्या सरकार की तरफ से भी कुछ पहल की जाती है? हाँ जी, सरकार की तरफ से पहल की जाती है। सरकार तो बोलती है कि आप आपके पास के एरिया को देखिए। सरकार एक स्थान पर बैठ के हम लोगों को गाइड कर सकती है, ठीक है। अगर हमें उस चीज़ में बढ़ावा देना है, हमें इस चीज़ का करना है, तो जिस एरिया पे हमारा वेटलैंड है हम काम करना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ के पहल करनी पड़ेगी। फिर सरकार हमारा पूर्ण सहयोग करेगी। आपको मछली पालन करनी है, आपको कुछ और डेवलपमेंट करना है, इसके लिए सरकार काफ़ी योजनाएं चलाती है। आप लोकलाइट्स होने के कारण आपको जैसे लैंड हो गया और सारी जगहों पे काफ़ी छूट भी देती है, और कई कुछ योजनाएं इस प्रकार की भी होती है जिसमें वो फंड भी आपको प्रोवाइड करवाती है। इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करती है सरकार भी। बस वो है कि पहल आपको करनी है। बिल्कुल। तो वेटलैंड के संरक्षण के लिए हम लोग अक्सर सरकार पर डिपेंड रहते हैं, या कभी कोई भी ऐसी योजनाएं आती है तो हम कोशिश करते हैं कि सरकार की इसमें भूमिका होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक आम नागरिक की बात करें, एक आम नागरिक होने की वजह से हमारे क्या कुछ कर्तव्य हैं वेटलैंड को संरक्षित करने को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो कर्तव्य है आसपास के पर्यावरण को समझे, आसपास के वेटलैंड के इलाकों को समझे। दूसरी बात, उस एरिया पर हमें जाएं और वहाँ पे जो भी समस्या है, लाइक आपने बात करी पोचिंग की और छोटी चीज़ों की, सफाई की और सारी चीज़ों की, तो इसको जब आम आदमी खुद समझेगा और उस पर पहल करेगा तो देखिए फिर कैसे। और देखिए, वेटलैंड जो है हमारे मतलब मनुष्य प्रजाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। अगर वेटलैंड है तो इंसान है। अब देखिए धीरे धीरे क्या है कि बढ़ती हुई आबादी और जनसंख्या के कारण काफ़ी वेटलैंड का हनन हो रहा है, बहुत सारे वेटलैंड खराब भी हो चुके हैं। तो लोगों को प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक वेटलैंड के एरियाज को बढ़ाएं और इलाके को बढ़ाएं, और हमारे आसपास की जो छिछले पानी की जगह हैं, छोटी लेक्स हैं, उनको थोड़ा प्रिजर्व करें और इसे अपना ताज समझे कि हमें इसको बचाना है। अगर ये बचेगा तो हम बचेंगे। बिल्कुल, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति का संरक्षित रहेगी तो हम भी संरक्षित रहेंगे। एक चीज बहुत कहावत फेमस, जैसे जो जंगल होते हैं वो बताई जाती है वो पृथ्वी के फेफड़े हैं, जो वेटलैंड है उसको गुर्दा कहा जाता है। बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा और प्रकाश डाल करके बताइए क्या कुछ चीजें हैं। ये मतलब आम लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है कि वेटलैंड लीवर ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ, तो उसके लिए बताया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही है कि इंसान और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जी जी जी, जैसे हम बताया जाता है कि हमारे लिए काफ़ी चीज़ों में सहायक करता है, और हमारे लिए जैसे पर्यटन भी आ रहे हैं और सारी चीज़ें आ रही है, हमें रोज़गार के लिए भी बढ़ावा दे रहा है, इवन हमें आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं और सारी चीज़ों से भी बचा रहा है, हमारे लिए रोज़गार के लिए भी बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए हमें इसको, यानी हर चीज़ का हमारी ज़िंदगी में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो बैलेंस चीज़ें रहेंगी तभी सब कुछ। देखिए, ज़िंदगी में अगर मनुष्य है तो मनुष्य का सबसे पहला सोर्स माना जाता है वाटर जी, और वेटलैंड जो है वाटर के काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं। तो देखिए, पानी रहेगा तो इंसान रहेगा। क्या बात कही आपने। हम झीलों का शहर उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बन सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को भी आगे बढ़ा दिया है रामसर की तरफ। तो अगर मान लीजिए अगर ये शामिल किया जाता है, अगर इसको वो मिलती है अगर, तो क्या कुछ फायदे होंगे इसके, ये सर? देखिए, वैसे तो पांच जिलों के अंदर से 5 डिफरेंट सिटीज़ का वेटलैंड के लिए नाम गया है। अगर 5 बनती है तो हमारे लिए तो बहुत हर्ष का विषय होगा, राजस्थान के लिए काफ़ी हर्ष का विषय होगा। इवन उदयपुर भी बनती है तो हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय होगा। देखिए, वहाँ पर होने वाली आसपास के वेटलैंड के पास में जो गतिविधियाँ, जैसे कुछ इनलीगल गतिविधियाँ जहाँ पे वहाँ पे फैक्ट्रीज और ये सारे एरिया, तो कुछ एरिया अगर वेटलैंड के लिए बचेगा तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और हमने
पहले जैसे बात करी कि अगर वेटलैंड वहाँ पे डेवलप होता है तो वही रोजगार के, वैसे तो उदयपुर काफ़ी विकसित शहर हो चुका है अब, लेकिन उसके बाद भी अगर वेटलैंड डेवलप होता है तो वेटलैंड से उसे और बूस्टअप मिलेगा और एनर्जी मिलेगी जिसमें उसको लोग आएंगे। जैसे कई बार बदलाव की बात आती है, अगर मान लीजिए ये जो 5 आपने जगह बताई, अगर हम खाली उदयपुर की कर बात करते हैं तो उदयपुर में अगर मान लीजिए इसको घोषित कर दिया जाता है तो किस किस तरह के आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, थोड़ा सा देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेटलैंड के अंदर जब हम सरकार जब इसमें चर्चा करती है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती है और कहीं जगह पे वेटलैंड बनाने की बात करती है तो उस एरिया में आने वाली हर चीज़ की फैसिलिटीज़ के लिए, लोगों के लिए, इवन वहाँ के लोकल जिस एरिया से पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, मतलब प्रॉपर गंदगी, इवन और सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें नीड्स होती है इंसान की, उन सब चीज़ों को थोड़ा क्लीन करना है। कुछ ऐसे एरियाज़ है जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में और ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर सरकार प्रयास करे कि उस एरियाओं को थोड़ा प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि देखिए जोधपुर में भी काफ़ी डैम है, उदयपुर में भी काफ़ी डैम है, ठीक है, तो कई बार जब वर्षा का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है तो पानी वहाँ पर भी काफ़ी जाता है, तो वेटलैंड वहाँ पे रहेंगे तो आसपास के एरिया को भी वहाँ से काफ़ी पानी मिलने का है। साथ में वहाँ पे प्रवासी काफ़ी, जैसे सारस क्रेन है, वो ऐसे बहुत प्रवासी पक्षी वहाँ पे आते हैं। लेकिन जैसे वेटलैंड डेवलप हो जाएगा, थोड़ा सा सरकार के अंडर में ये चीज़ चल जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी चीज़ें हो जाएगी, थोड़ा सिस्टमेटिक वर्क हो जाएगा, तो वहाँ से प्रवास, माइग्रेशन और सारी चीज़ें भी बढ़ेगी। इवन वहाँ के लोकलाइट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा, वो और अपनी नई चीज़ें के बढ़ा सकते हैं, नई चीज़ें अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं और नई कुछ इन्वेंशन करके जो अपना कुछ काम बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी हर सेक्टर में आप मान लीजिए जितने सेक्टर होते हैं सब सेक्टर में सबको बेनिफिट मिलेगा। जो वेटलैंड है, वेटलैंड पर कई बार जो पक्षी आते हैं, जैसे भी आपने एक क्रेन का नाम लिया, एक दो पक्षियों के और नाम लिए, तो कौन कौन से पक्षी आते हैं और ये कहाँ से आते हैं? अगर दुनिया की बात करें तो कई देशों से भी आते हैं। देखिए काफ़ी क्षेत्रों से आते हैं, जैसे साइबेरिया हो गया, मंगोलिया हो गया, और नॉर्थ से काफ़ी आते हैं, साउथ से काफ़ी पक्षी आते हैं। तो सारस क्रेन है, फ्लेमिंगोज है, इसके अलावा कई जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी पक्षी हैं, और कई वेडर्स हैं। जैसे अभी हाल ही में सांबर में एक पक्षी देखा गया जिसका नाम था रेड फेलरऑफ। देखिए वो आर्टिक जो बिल्कुल ऊपर वाले इलाके होते हैं वहाँ पे वो जाकर के ब्रीड करता है। तो वहाँ से भी पक्षी जब प्रवास के लिए निकलते हैं तो हमारे यहाँ पर रुकते हैं। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि उस पक्षी की जो साइटिंग थी, मतलब जो वो सांबर में वो साइट हुआ, वो ऑल ओवर इंडिया में गत 100 वर्षों में सिर्फ 7 बार देखा गया है। ऐसे तरह के प्रवासी पक्षी भी माइग्रेट होकर आते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो पक्षी आते हैं तो ये वेटलैंड के क्षेत्र में ही आते हैं, अगर यहीं पर आते हैं तो ऐसा क्यों कि वेटलैंड के क्षेत्र में ही आते हैं? देखिए सर, इसका ये रहता है कि वेटलैंड पे उनको, जैसे बात करें किसी भी पक्षी की बात करते हैं, अगर फ्लेमिंगोज की बात करते हैं तो सांभर जैसा वेटलैंड वाला एरिया है, वहाँ पे क्या है कि पानी के अंदर सॉल्ट है। सॉल्ट के अंदर क्या है कि 30 प्रकार के एल्गी पाई जाती है। एल्गी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है फ्लेमिंगो वो फीड करते हैं और अपनी जो मतलब भोजन की जो है वो पूर्ति करते हैं, ठीक है। और हम सीधी सी बात करें, आम भाषा में बात करें तो प्रवास का मुख्य कारण ही भोजन है। देखिए मनुष्य को तो सब चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी रूटीन लाइफ पूरी करने के लिए, लेकिन पक्षियों के लिए तो सिर्फ पानी और भोजन इम्पोर्टेंट होता है। तो जो बाहर से प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ आते हैं वो सिर्फ हमारे यहाँ का भोजन करने, क्योंकि ऊपर वाले इलाकों में कई बार बर्फ़बारी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, पानी के इलाके जम जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से उतर के हमारे इलाकों में आते हैं। ऐसे अतिथि देवो भव इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर काफ़ी प्रचलित शब्द है, तो वो भी हमारे अतिथि हैं। बस वो है कि वो बोल नहीं सकते, नमस्कार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ का गर्व का, गौरव का विषय बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अतिथि देवो भव, हम लोग जो बाहर से लोग आते हैं उनका तो वेलकम करते ही करते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं इस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी हम कोशिश करनी चाहिए कि उनका भी जो स्वागत करना चाहिए और उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए, किसी तरीके से शिकार नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज़ जैसे कि गौरव, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, तो इस जो फोटोग्राफी होती है इसमें आप लोगों की जो मेन रोल होता है, आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो, आपकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर देखिए, हमारा मेन रोल यही है कि लोगों को प्रकृति से कनेक्ट करना। देखिए प्रकृति में काफ़ी रंगों के पक्षी पाए जाते हैं, इवन जैसे बोलते हैं रेनबो के अंदर, इंद्रधनुष के अंदर काफ़ी रंग है, वैसे हमारे नेचर में भी काफ़ी रंग है जो आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। और इंसान की आंखों को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, मतलब जो आकर्षक का केंद्र है इंसान की आंखों के लिए, वो है रंग। अगर आप पर्यावरण की बात करें तो हमारे पेड़, पक्षी, ये सब, तो हमारा जो प्रॉपर मोटिव ये है कि लोगों को ये समझाना कि कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे इस सुंदरता को, बेजुबान जानवरों के लिए हम काम कर सकते हैं और कैसे इनसे जुड़कर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए मतलब काफ़ी
उपयोगी है। मतलब बहुत सी सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए काफ़ी बर्ड्स आते हैं, पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होता है। मान लीजिए किसी स्थान पर 2 साल से कुछ पानी भरा हुआ है, अब उस जगह पे प्रवासी पक्षी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उस पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया है, वो उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो जो बर्ड्स हमारे आते हैं तो उनका फूड ही वही है, तो वो हमारे वहाँ से आकर के हमारे जो बीमारियाँ होने वाली है वो उसकी सफाई करते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से बस लोगों को उद्देश्य ये है कि लोगों को ये समझाना कि नेचर का कैसा मूवमेंट होता है, बेजुबान जानवर भी अपना जीवन शैली कैसे जीते हैं, बस लोगों को ये बताने का। गौरव, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि ये जो वेटलैंड्स होते हैं, क्या ये समय रहते वक्त वक्त पर बनते रहते हैं या फिर ऑटोमेटिक एक प्रकृति के नेचर के हिसाब से एक बार जो बन चुके हैं वही वेटलैंड रहेंगे? देखिए, इसका प्रॉपर देखा जाए तो पानी से कनेक्शन है। कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कुछ वेटलैंड्स होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, कुछ वेटलैंड्स होते हैं जो मेन मेड होते हैं, मतलब इंसान द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए, प्रकृति द्वारा भी कुछ वेटलैंड बने हुए हैं, लेकिन इंसान भी इसे बना सकता है। जैसे उदयपुर की हम बात करें तो कुछ वहाँ पे सोर्सेज हैं जहाँ पे वेटलैंड, मतलब पुराना वेटलैंड है, कुछ एरिया है, लेकिन जब अब उसको डेवलप करेंगे, उसे घोषित करने, तो कुछ सरकार अपने द्वारा काम करेगी, वहाँ के लोग अपने द्वारा काम करेंगे, तो उस जगह को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नरेगा वगैरह है, ये सब एवरी एनुअल बेसिस पे कुछ खड्डे खोद के पानी को रोकने के लिए चीज़ें बनाती है और सारी चीज़ें करती है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ चलती रहती है वेटलैंड डेवलप करने के लिए। जी गौरव, अगर जैसे जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो वेटलैंड में कभी विजिट करना चाहें पर्यटन के तौर पर, अगर वहाँ पर देखना चाहें, प्रकृति से अगर रूबरू होना चाहें, तो उन्हें कहाँ कहाँ कुछ जाना चाहिए, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी देखिए, वैसे तो बहुत सारी जगह है वेटलैंड से जुड़ी। आप सुंदरबन जा सकते हैं, आप केवलादेव नेशनल पार्क जा सकते हैं, इवन वेलकम आपका सांभर भी आप लोग पधार सकते हैं। और इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सुंदर जगह है, उदयपुर है, आपका खींचन है, खींचन पे कुर्जा आपने नाम सुना होगा, डोमिसाइल क्रेन जिसे बोला जाता है, वह भी वहाँ पे काफ़ी संख्या में रहती है। तो राजस्थान के 19 जिलों में लगभग 44 वेटलैंड जहाँ पे अभी तक तो बिल्कुल लिखा जा चुका है उनके बारे में कि यहाँ पे आप पधार सकते हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, आपका बीकानेर हो गया, इसके अलावा ताल छापर कुछ मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। तो यहाँ पे आप ट्रैवल करके जाइए, आपको यहाँ पे डेफिनेटली नेचर के कुछ अच्छे रंग देखने को मिलेंगे। सांभर झील जो है, सांभर झील में कई बार देखा जाता है कि वहाँ पर नमक भी होती है, या यूँ कहें नमक की खेती होती है, तो ऐसे में वहाँ पर जो उदयपुर का है जो एरिया है, इन सब में क्या कुछ डिफरेंस रहता है, क्या कुछ अंतर रहता है? देखिए, वैसे तो सांभर लेक है तो उसे झीलों की नगरी भी बोला जाता है, मतलब काफ़ी खारे पानी की काफ़ी अच्छी झील है। तो सांभर के अंदर क्या है कि 2 तरह की वाटर बॉडीज़ है। देखिए, जो रामसर एरिया में होती है वो मीठे पानी का है सोर्स, और जो सांभर लेक, सांभर झील के बीच का एरिया है, वहाँ पे खारा पानी रहता है। तो 2 तरह की वाटर बॉडीज होती है। उदयपुर के अंदर भी है, उदयपुर में भी खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन कुछ वेटलैंड वाले कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, वो गॉड गिफ्ट, नेचर के गिफ्ट होते हैं, जो उस जगह पे मीठा पानी भी होता है। जी। तो अगर मान लीजिए जो पक्षी आते हैं तो ज़्यादातर कहाँ पर आते हैं? जैसे खारे पानी की जगह पर ज़्यादा पक्षी देखे जाते हैं, जो प्रवासी पक्षी की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जो मीठे पानी की जो झील होती है वहाँ पर? देखिए, दोनों क्षेत्रों में ही बराबर की मात्रा में पक्षी पाए जाते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि हर एक बर्ड की अपनी एक फूड चेन होती है, ठीक है। अब जैसे फ्लेमिंगोज है, एल्गी ईट करता है, मतलब सॉल्ट की जो एल्गी होती है उसके अंदर उसको 30 प्रकार का बैक्टीरिया मिलता है, 30 तरह का एक बैक्टीरिया मिलता है, उसको वो फीड करता है। उसके बाद में उसकी भोजन की आपूर्ति होती है, मतलब उसको पूरा अपना प्रोटीन जो भी डाइट में अपना चाहिए होता है वो मिलता है। तो कुछ ऐसे और बर्ड्स है, जैसे कुछ शावलर्स हो गए, कुछ ऐसी बतखें हो गई, कुछ ऐसी डक्स हो गई, तो वो क्या होता है, मीठे पानी के अंदर अपना खाना ढूंढती है। जैसे कुछ रीड्स हो गई पानी के बीच में, कुछ घास हो गई, घास के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसे फीड करने आती है। घास के अंदर कुछ कीड़े होते हैं, वो खाने आती है। तो अलग अलग बर्ड्स का, मीठे पानी का भी इसमें पूरा रोल है, तो खारे पानी का भी इसमें पूरा रोल है। जी। तो जो वेटलैंड का एरिया होता है कि उसके आसपास में खेती वगैरह भी की जा सकती है, अगर हम नॉर्मल खेती की बात करें, फसलों को उगाने के लिए? जी, अगर देखिए, अगर आप नेचुरल बेसिस पे अगर कुछ उस जगह से कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वेटलैंड का मीठा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उस जगह पे है, उस जगह आप वेटलैंड को बचा भी रहे हैं, तो उससे आप, क्योंकि वेटलैंड हमारे लिए ही है, तो हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, वहाँ के पानी को भी यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि आसपास में कई फैक्ट्रियाज बन गई, फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत तरह के केमिकल और ये सारी चीज़ें छोड़ी जाती है, जिससे वेटलैंड, उस जो वेटलैंड के अंदर पानी है, वो फैक्ट्री का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उसके अंदर जब छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या है कि काफ़ी तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा 2019 में सांभर में एक बर्ड मोर्टिलिटी हुई थी, जिसके अंदर 2019 के अंदर, जिसमें काफ़ी, मतलब 2 लाख से 3 लाख पक्षी मारे गए थे। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिससे क्या है कि वेटलैंड को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसी गतिविधियों को
नहीं किया जा, मतलब वेटलैंड के पास में इन गतिविधियों को रोका जाता है। अगर आप खेती कर रहे हैं, नेचुरल बेसिस पे आप कुछ वर्क कर रहे हैं, आपका कुछ भी कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको कोई रोकथाम नहीं है। नेचुरल बेसिस अगर आपसे, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उससे अगर वेटलैंड को कोई नुकसान नहीं है तो आप वो वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। अगर वेटलैंड को किसी प्रकार का भी नुकसान होता है तो फिर सरकार उसके द्वारा आपको रोका जाएगा। बिल्कुल। गौरव, अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो वेटलैंड को नुकसान पहुंचाते हैं, शिकार करते हैं या बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं, तो ऐसे में सरकार इनसे सख्ती से निपटने के लिए क्या कुछ नियम कानून बना रखे हैं? देखिए सर, सरकार ने काफ़ी कानून बना रखे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस चीज़ में काफ़ी एक्टिव है, आसपास के कई डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव है, लोकल लाइट्स भी बताते रहते हैं अब कि आज यहाँ पे पोचिंग हुई है तो आप आ जाइए। तो इसके लिए भी काफ़ी धाराएं वगैरह भी है जिसमें उनको पाबंद किया जाता है, इवन कुछ दंड दिया जाता है उन्हें काफ़ी समय के लिए। तो सरकार द्वारा काफ़ी, मतलब इनको दंड देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और हाल ही में काफ़ी कानून भी बनाए हुए हैं। अगर हम जैसे पर्यटन की जो वेटलैंड है वहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ पहल कर रही है, कुछ अगर आप बताना चाहें? सर देखिए, सरकार द्वारा जो पहल की जा रही है वहाँ के आसपास में, जैसे कई लोगों ने इनलीगली अतिक्रमण कर रखा है, कुछ लोगों ने अपना आधिपत्य जमा रखा है उस लैंड पे, तो उसे खाली करवा करके और अपने अंडर में उसे लेकर के उसे वेटलैंड घोषित करने की प्रयास कर रही है कि जिससे उस एरिया को प्रिजर्व किया जा सके और उस एरिया को थोड़ा बचाया जा सके। कई बार जो वेटलैंड्स होता है उसके आसपास में लोग फैक्ट्रियां वगैरह लगा लेते हैं, जिससे उसका जो पानी होता है पानी का दोहन भी करते हैं और जो जहरीला पानी होता है उसको निकालते भी हैं। तो ऐसे में उनको क्या कुछ बताने की ज़रूरत है? सर देखिए, इसमें तो इसकी रोकथाम की सबसे पहली ज़रूरत है। आप इवन हम कहीं दूर की बात ना करके चंदलाई लेक की बात करें, चंदलाई लेक में भी आप देख रहे हैं काफ़ी बाहर से पेलिकन्स प्रवास के लिए आते हैं, तो वहाँ के मछुआरे काफ़ी हैं, वो उन्हें मार के और भगा देते हैं क्योंकि मछली, चंदलाई लेक में क्या है कि मछली काफ़ी होती है, तो वहाँ की जो नॉर्मल लोकलाइट्स है वो वहाँ से मछलियाँ निकालते हैं। हालांकि ऐसा कुछ अभी प्रॉपर है नहीं कि उन्हें दिया जाता है, मतलब कोई टेंडर है उनके पास में या मछली निकालने का, इनलीगली वो निकालते करते हैं। तो सबसे पहले वो जैसे काफ़ी तरह से उनको हम करते हैं, उनको उड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, ये वो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये झील होता है, जो झील है जैसे सांबर झील की अगर हम बात करें जी, तो उस पर अगर एक चीज़ हम आप, जैसे हमारा कार्यक्रम हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, अगर एक सवाल आपसे लेना चाहें कि जो ये वेटलैंड है, वेटलैंड को लेकर के जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं आप सभी को बस यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास की पर्यावरण से जुड़ी हुई, वेटलैंड से जुड़ी हुई जगहों को देखें, एक्सप्लोर करें, थोड़ा उस जगह पे घूमें, उस जगह पे जो वनस्पति है, उस जगह पे जो पक्षी प्रणाली जहाँ वहाँ पे आती है और भी कई बेजुबान जानवर वहाँ पे आते हैं, उस चीज़ों को देखें, समझें, वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखें और आप लोग सब मिल के काम करेंगे तो वेटलैंड काफ़ी डेवलप हो सकते हैं। गौरव, हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी गौरव नौजवान हैं, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बाद में जो नेचर है, नेचर को अपने अंदर आत्मसात कीजिए क्योंकि नेचर है तो हम हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।